हिस्ट्री में हम लोग कुछ तो सॉल्व कर लिए थे, इसमें से 19वीं से 20वीं शताब्दी के मध्य जो उपनिवेशवाद है के बारे में। चैप्टर है आप लोग का 2.1 का, और ये थर्ड सेमेस्टर के जितने भी बच्चे हैं जो 12th क्लास में है वेस्ट बंगाल बोर्ड के, वो लोग यहाँ से वीडियोस देख सकते हैं। टोटली इसका प्लेलिस्ट बन चुका है, और आज हम लोग इसमें से कुछ क्वेश्चंस भी सॉल्व करेंगे। ठीक है, आज टोटली एमसीक्यू सॉल्व करके इसको आज खत्म करेंगे। 2.1 का वन शॉट में हम लोग खत्म कर देंगे। ठीक है ना? इम्पीरियलिज्म एंड कोलोनियलिज्म्स, साम्राज्यवाद और उपनिवेशवाद। ठीक है, इसके बारे में थोड़ा सा हम लोग समझे थे और हम समझाए भी थे, हमको याद है। इम्पीरियलिज्म एंड कोलोनियलिज्म, इसके बारे में थोड़ा सा अभी डिटेल्स में हम लोग थोड़ा देखते हैं, और ये चैप्टर आज खत्म करते हैं। ठीक है, ये पूरा पीडीएफ में आप लोग को टोटली मिल जाएगा। सारा चीज आपकी जो किताब में है वो किताब से ही लिया गया। इसमें सबसे पहले देखते हैं हम लोग 19वीं और 20वीं शताब्दी के मध्य में उपनिवेशवाद और साम्राज्यवाद। सबसे पहले जानेंगे कि उपनिवेशवाद क्या होता है, कोलोनियलिज्म्स क्या होते हैं। इंग्लिश दोनों में, ठीक है, आप समझिए हिंदी में। उपनिवेशवाद क्या होता है या साम्राज्यवाद क्या होता है, ध्यान से देखिए इधर पे। साम्राज्यवाद को हम लोग इंग्लिश में कहते हैं इम्पीरियलिज्म। जब एक समृद्ध, जैसे भारत एक समृद्ध है देश, तकनीकी रूप से उन्नत और सैन्य रूप से मजबूत राज्य किसी गरीब, पिछड़े और कमजोर राज्य पर नियंत्रित करता है, तो उसे मजबूत राज्य को क्या कहते हैं, साम्राज्यवादी या इम्पीरियलिज्म कहते हैं। समझ में आ गया इम्पीरियलिज्म का मतलब? अगर कोई देश जो सबसे ज्यादा समृद्ध हो, मतलब उसके पास सेना का पावर हो, उसके पास पैसा हो, उसके पास टेक्नोलॉजी हो, उसके पास कोई भी चीज, इवन कोई भी चीजें हो, अगर वो पूरा समृद्ध है पैसे से, टेक्नोलॉजी से, सभी चीज से, तो अगर वो किसी मजबूत देश, कोई किसी गरीब देश के ऊपर अगर अपना अत्याचार बढ़ा रहा है, कोई पिछड़े और कमजोर राज्य के ऊपर नियंत्रित कर रहा है, तो वो क्या कहलाता है, इम्पीरियलिज्म कहलाता है। ठीक है, इम्प्रीजमेंट, इम्प्रीजमेंट से ही हम लोग कह सकते हैं इसको इम्पीरियलिज्म। ठीक, जैसे मान लीजिए भारत एक समृद्ध देश है, पाकिस्तान के ऊपर कब्जा कर ले तो वो क्या कहलाएगा, साम्राज्यवाद। बांग्लादेश के ऊपर कब्जा कर ले चोर तरीके से, तो वो क्या कहलाएगा, साम्राज्यवाद। कोई दिक्कत? साम्राज्यवाद लैटिन शब्द का इम्प्रियम से आया हुआ है। शुरुआत में इसका मतलब एक बड़े क्षेत्र में सैन्य नियंत्रण था, लेकिन बाद में इसका स्वरूप बदला गया। और उपनिवेशवाद क्या होता है, साम्राज्यवादी शक्ति द्वारा जिस कमजोर राज्य पर नियंत्रित स्थापित किया जाता है, उसे उपनिवेशवाद कहा जाता है। कोई साम्राज्यवादी है, मतलब जो इम्पीरियलिज्म है, ये अगर कोई जिसपे कमजोर राज्य पर, कोई राज्य है, देश नहीं कोई राज्य, जैसे मान लीजिए भारत में से एगो राज्य वेस्ट बंगाल, वेस्ट बंगाल ने किसी कमजोर राज्य के ऊपर कब्जा कर लिया, जैसे मणिपुर, यहाँ पे टेक्नोलॉजी और पढ़ाई आज भी कमजोर है। मणिपुर हो गया, के बाद हो गया आपका और कोई भी राज्य, जैसे त्रिपुरा हो गया। ठीक है, इन सब राज्यों में अगर कोई कमजोर है, उसके ऊपर अगर कोई दूसरा राज्य अगर ये कर लेता है, स्थापित कर लेता है, उधर उधर उसको अपने गिरफ्त में कर लेता है, तो वही क्या कहलाता है, कोलोनियलिज्म। साम्राज्यवाद और उपनिवेशवाद शब्द आपस में गहराई से जुड़े हुए हैं, और यह कोई एक दिन में होने वाली घटना नहीं होती है, बल्कि एक लंबी ऐतिहासिक प्रक्रिया चलती है, लॉन्ग टाइम टर्म होते हैं। ठीक है, जैसे अभी इराक एंड ईरान के ऊपर युद्ध चल रहा है, और अमेरिका उसके ऊपर युद्ध कर रहा है, इराक के ऊपर कर रहा है ना युद्ध, तो वो क्या है, कमजोर देश सोच लिया है। यूक्रेन क्या है, कमजोर देश है, किसके सामने, रशिया के सामने। अगर रशिया ने उसके ऊपर, यूक्रेन के ऊपर कब्जा कर लिया, तो क्या कहलाएगा, साम्राज्यवाद कहलाएगा। अगर कोई राज्य के ऊपर अगर चला गया, राज्य के ऊपर, राज्य अगर उसके अंदर का राज्य अगर ले लिए हम लोग, तो क्या कहलाएगा, कोलोनियलिज्म। समझ में आ गया, कोलोनियलिज्म कहलाएगा। आगे बढ़े। पुनर्जागरण देखो, पुनर्जागरण का क्या प्रभाव पड़ा, रेनेसेंस का क्या प्रभाव पड़ा, रेनेसेंस। तो और एक औपनिवेशिक साम्राज्यवाद के प्रमुख कारण क्या थे। रेनेसेंस को पुनर्जागरण पूरे यूरोप में एक महान बौद्धिक जागृति पैदा हुई। इसके कारण मानव सोच में तर्कसंगत दृष्टिकोण, वैज्ञानिक अवशेषण की प्रवृत्ति और खोज में जिज्ञासा हुई। पुनर्जागरण के वजह से ही, इस रेनेसेंस के वजह से ही सभी लोगों ने
शिक्षा प्राप्त करने के लिए एक मूल मंत्र दिया कि शिक्षा प्राप्त करना ज़रूरी है। एजुकेशन इज़ द नेसेसरी फॉर ऑल ह्यूमन बीइंग्स। ठीक है? सभी कोई को एजुकेशन लेना ज़रूरी है। तो वेस्टर्न जो शिक्षा थी, हम लोगों के ऊपर थोड़ा आ गई। इंग्लिश जो आया, पहले भारत में नहीं चलता था। इंग्लिश धीरे-धीरे क्या हो गया, इनबिल्ट हो गया कहाँ पे? भारत में। उसी के साथ-साथ धीरे-धीरे हर एक चीज़ पढ़ने का तरीका, खाने का तरीका, चलने का तरीका, ओढ़ने का तरीका, कपड़े पहनने का तरीका, सारा ये वेस्टर्न कल्चर हम लोग के भारत में और बाकी विदेशी शहरों में भी जाना जाने लगा। ठीक है? तो उसी को हम लोग क्या कहते हैं? रेनेसांस कहते हैं। जैसे इसी पुनर्जागरण के अनुसार रेल रेल चला, है ना? इंग्लैंड में सबसे पहले रेल चला, भाप इंजन का। जॉर्ज स्टीफेंसन ने क्या बनाया था? रेल बनाया। तो पुनर्जागरण का प्रकृति चला। लॉर्ड डलहौजी के समय भारत में सबसे ज़्यादा रेल चलाए गए। 1853 में चला था रेल पहली बार, ठीक है? भारत में। वो भी कहाँ से कहाँ तक? मुंबई से लेकर थाने तक चला। तो ये कंडीशन हुए थे, ये पुनर्जागरण का काल है, इसी को पुनर्जागरण कहते हैं। तब एक बार व्यक्ति सो गया तो फिर से उसको उठाओ। मतलब अगर एक बार पढ़ाई चुप हो गई, तो एक बार और उठाओ, तो वो क्या हो जाएगा? पुनर्जागरण काल कहलाएगा। ठीक है? नया से जागरण होगा। भावना का उदय हुआ। पुरानी रूढ़िवादी मान्यताओं को छोड़कर प्राकृतिक घटनाओं के लिए वैज्ञानिक स्पष्टीकरण की खोज करने लगे। इसी में खोज हुआ सूर्य, तारे, चंद्रमा, ये सब का। टालमी जैसे वैज्ञानिक, इन्होंने कहा कि पृथ्वी जो है वो मध्य में स्थित है और सूर्य क्या कर रहा है? चक्कर लगा रहा है। ये सब क्या है? पुनर्जागरण काल है। तब लोगों ने अब रूढ़िवादियों को छोड़कर, रूढ़िवादी उसको कहते हैं जो सबसे ज़्यादा अंधविश्वासी होते हैं, अंधविश्वास पे बहुत ज़्यादा विश्वास कर लेते हैं। ठीक है? जैसे तुम आज ये सफ़ेद कलर का कपड़ा पहन के जाओ तो तुम्हारे साथ कुछ होगा ही नहीं, देखेगा उसी दिन कीचड़ लपेट के लेके चला। ठीक है? कोई-कोई नहीं होता है ऐसे कि आप ये कलर का कपड़ा पहन के जाइए, आपके साथ बहुत अच्छा होगा। क्या पता कोई ऐसा भेटा जाए बेटा उसी कपड़े पे लगा दिया कोई दाग। तो वो कंडीशन हो जाते हैं, ठीक है? तो इसको क्या कहा गया? रूढ़िवादी कहा गया। मान्यताओं को छोड़कर प्राकृतिक घटनाओं के ऊपर सबसे ज़्यादा ध्यान दीजिए। नेचुरल जो भी चीज़ें हैं ना, उनके ऊपर सबसे ज़्यादा ध्यान दिया जाए। मतलब सन अगर है, तो सन का कहीं पूजा भी होता है। उनको छोड़कर सन के बारे में पता लगाना चालू करिए। पृथ्वी का भी पूजा होता है तो उसको छोड़कर पृथ्वी के अंदर क्या-क्या है, मैग्मा, लावा ये सब क्या है, पत्थर, चट्टानें कैसे बनी है, उसके बारे में पता लगाने की कोशिश करिए। हमारे सामने जो ये तारा दिखाई दे रहा है, सूरज जो दिखाई दे रहा है, ये भी एक प्रकार का तारा है, स्टार है और अगल-बगल जो रात के समय में दिखाई देता है, सफेद-सफेद कलर के, वो भी तारे हैं, लेकिन हमसे इतना दूर क्यों है, इसके बारे में पता लगाइए। ठीक है? रूढ़िवादी को छोड़िए। तो पुनर्जागरण काल सही है ना था थोड़ा। हम लोग के बारे में एस्ट्रोनॉमी के बारे में पता चला, पृथ्वी के बारे में पता चला, मानव शरीर के बारे में पता चला, सभ्यताओं के बारे में पता चला, हेरोडोटस के बारे में पता चला, हिस्ट्री के बारे में पता चला। ये सब पता चल रहा है ना? तो ये पुनर्जागरण काल की वजह से हुआ। इसी वैज्ञानिक प्रगति के कारण नए नौसैनिक उपकरणों के जैसे कुतुबनुमा और मजबूत जहाज़ों का निर्माण हुआ, जिसमें दूरस्थ समुद्री यात्राओं और भौगोलिक खोजों का मार्ग प्रशस्त हुआ। मतलब इसी समय से रेनेसेंस के वजह से ही, पुनर्जागरण के वजह से ही सभी लोगों ने अपने-अपने देश को छोड़कर बाहर विदेशों का भ्रमण करना चालू किया और कैसे? तो नए-नए जहाज़ों से, मजबूत-मजबूत जहाज़ों से, नौसैनिकों से, जैसे वास्को डी गामा, अमेरिगो वेस्पुची, ठीक है? ये लोग मेन-मेन आदमी थे जो लोग ने अपने देश को छोड़कर दूसरे देश में जाने का कोशिश। इसके साथ-साथ देखो, के साथ देखोगे तो साम्राज्यवादी विस्तार के मुख्य कारण क्या हैं? साम्राज्यवादी विस्तार के मुख्य कारण क्या हैं? साम्राज्यवादी विस्तार के मुख्य कारण है व्यापार का विस्तार। यूरोप में हुई औद्योगिक क्रांति। यूरोप में किसकी क्रांति हुई थी? औद्योगिक क्रांति। तो औद्योगिक क्रांति से रॉ मटेरियल्स बहुत ज़्यादा चलाने लगे और लोग बेचने लगे। जैसे आयरन ओर, कोयला, ये सब क्या है? एक रॉ मटेरियल्स है, ठीक है? कच्चा माल है, ये रॉ मटेरियल्स हैं। जैसे तेल, पेट्रोलियम। पेट्रोलियम को बनाने से पहले उन लोगों का पूरा कच्चा तेल निकाला जाता है, उसको अलग करके मोबिल बनाया जाता है। मोबिल से क्या बनता है? तेल बनता है, पेट्रोलियम बनता है। तो उसी को हम लोग क्या कहते हैं? रॉ मटेरियल्स कहते हैं। ये तैयार माल के बेचने के लिए बाज़ारों की आवश्यकता होने लगी। गुलाम प्रथा चला। नई दुनिया में अमेरिका के बड़े बागानों में खेती करने के लिए अफ्रीका के लाखों अश्वेत अश्वेत दासों को पकड़कर अमानवीय परिस्थितियों में अमेरिका निर्यात कर दिया गया। अश्वेत मतलब जो ब्लैक कलर के लोग हैं, उनको पकड़-पकड़ के क्या बना दिया जाता था? दास बना लिया जाता, ब्लैक कलर के, ठीक है? और जो मज़दूर होते थे ना, मज़दूर मतलब जो वर्कर्स होते थे, उन्हीं वर्करों से काम कराया जाता था ज़्यादातर। खेत में काम कराया जाता था, बैल की तरह काम कराया जाता था।
8 घंटा की जगह 12 घंटा खटाया जाता था। ये कंडीशन होते थे औपनिवेशिक साम्राज्य में। नस्लवाद बहुत ज़्यादा था। यूरोपीय शक्तियों में खुद को नस्लीय रूप से श्रेष्ठ माना जाता था। औपनिवेशिक समाजों पर नस्लवाद थोप दिया गया था। इन्होंने एक सिविलाइजेशन मिशन यानी पिछड़े समाजों को सभ्य बनाने का दायित्व लिया था। धन का निष्कासन बहुत ज़्यादा हुआ, ड्रेन ऑफ वेल्थ बहुत ज़्यादा हुआ। ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत से बहुत सारे पैसे लूटे। वो लूट को ही हम लोग क्या कहते हैं? ड्रेन ऑफ वेल्थ कहते हैं। लूट के लेके पैसा अपने देश में लेके चल जाता था। अपने देश की अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के लिए दूसरे देश की अर्थव्यवस्था को खराब कर देता। ठीक है? इतना खतरनाक था कि यहाँ के अर्थव्यवस्था खत्म करने की अपने देश की अर्थव्यवस्था खत्म बनाए रखने के लिए यहाँ की अर्थव्यवस्था खत्म कर देता। अर्थव्यवस्था को इकोनॉमिक कहते हैं, ना? तो इकोनॉमिक यहाँ के भारत की जीडीपी बहुत कम हो चुकी थी उस समय। पुर्तगाल, स्पेन और औपनिवेशिक प्रतिद्वंदिता भी बहुत ज़्यादा रहा। साथ में 1498 में पुर्तगाली नाविक वास्को डी गामा कहाँ आए थे? भारत आए थे कालीकट में। ये पहुंचकर जलमार्ग की खोज की, भारत के रास्ते की खोज की। भारत का खोज नहीं, भारत के रास्ते की खोज। भारत का तो अस्तित्व 16 करोड़ साल पहले से ही है। कहाँ ये लोग तो बच्चे हैं तब उनके सामने। भारत का अस्तित्व 16 करोड़ साल पहले का ही है। ये लोग बोलता है कि हम भारत का खोज किए। भारत का खोज नहीं किए, भारत के रास्ते का खोज किए। जब यूरोप में युद्ध चल रहा था तो मुस्लिमों ने इन लोग का रास्ता बंद कर दिया था बिजनेस करने के लिए। तो इन लोगों ने समुद्री रास्ता तैयार किया। आपको बताया था पुनर्जागरण में ही, अभी बताया ना, पुनर्जागरण जो रेनेसेंस था, इन लोगों ने नया नौसैनिक बनाया था। नए मजबूत मजबूत क्या बनाए थे? आपके जहाजें बनाए थे, जिसके वजह से ये लोग पानी के रास्ते कहाँ आते थे? भारत में आते। और सब लोगों को कहाँ पे आना पड़ता था? भारत में ही आना पड़ता था। बिकॉज भारत समृद्ध सुसमृद्ध सोने की चिड़िया थी। इसको लूट लाट के लेके चला गया ये अंग्रेज लोग, ये यूरोपियन लोग, पुर्तगाल, स्पेन, स्वीडन, ये सब उठा के लेके चले गए। उसके बाद टारसिलास की संधि हुई 1494 में। स्पेन और पुर्तगाल के बीच में नए क्षेत्रों को विवाद को सुलझाने के लिए दुनिया को एक काल्पनिक रेखा द्वारा दो भागों में बांटा गया। पश्चिमी गोलार्ध क्षेत्र में स्पेन के लिए और पूर्वी गोलार्ध क्षेत्र में पुर्तगाल के लिए। ये लोग आपस में लड़ते थे, पुर्तगाल, और यहाँ एगो कौन सा? स्पेन। पश्चिम साइड में चला गया था कौन? स्पेन। और पूर्वी साइड में कौन चला गया था? पुर्तगाल। तो ये लोग लड़ते थे आपस में और भुगतना हम लोग को पड़ता था। आज भी वही हो रहा है कि नहीं? इतिहास गवाह है। इतिहास गवाह है कि पुराने समय से हम लोग को कुछ सीखना चाहिए। ये लोग लड़े थे और हम लोग के देश में कुछ ना कुछ खिल्लत हो जाती थी। और आज भी देखो वैसे ही होता है कि ये लोग लड़ रहे हैं वहां पर और यहाँ पे एलपीजी पेट्रोलियम सब क्या हो गया है? दाम बढ़ गया है। हो रहा है कि नहीं हो रहा है? तो ये कंडीशन है। एंग्लो फ्रेंच प्रतिद्वंदिता, एंग्लो फ्रेंच युद्ध हुआ था, एंग्लो फ्रेंच वॉर हुआ था 18वीं शताब्दी में। वैश्विक वर्चस्व के लिए इंग्लैंड और फ्रांस के बीच में 3 बड़े महाद्वीपीय युद्ध हुए, जिसमें सप्तवर्षीय युद्ध चला, 7 वर्षों तक चला युद्ध। 1756 से लेकर 1763 में फ्रांस की करारी हार हुई और भारत सहित विश्व वैश्विक स्तर पर ब्रिटिश सर्वोच्च स्थापित हुआ। ब्रिटिश सर्वोच्च स्थापित हुआ। जब फ्रांस को हरा दिया गया तो ब्रिटिशर्स ने सोचा कि अब भाई हम लोग के ऊपर कोई कब्जा नहीं कर सकता, अब हम लोग को कोई नहीं हरा सकता। अब सीधे 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 क्या करो, सबके ऊपर कब्जा करते चलो। अब इन लोगों ने इंडोनेशिया पे, इंडिया पे, चाइना पे, जापान में, साउथ कोरिया, नॉर्थ कोरिया, सब जगह पे कब्जा करना चालू कर दिया। चाइना पे भी कब्जा करना चालू कर दिया। चाइना ने तो ये लोग को तूड़ ताड़ के भगाइए दिया। जापान ने भी भगा ही दिया। ठीक है, लेकिन इंडिया नहीं भगा पाया। इंडिया भगा पाया कब? 1947, जब जाके देश हम लोग का आजाद हुआ। उससे पहले ये लोग खूब खतरनाक पैसा उठा के लेके जाते थे। एशिया में भी उपनिवेशवाद हुआ। कैसे उपनिवेशवाद चला? तो भारत में देखो, अभी जो भी आप पढ़ रहे हो वो सब के सब किसका पढ़ रहे हो? अंग्रेजों का इतिहास पढ़ रहे हो। अंग्रेज लोग कैसे भारत में आए थे के लिए पढ़ रहे हो। कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा है ना? कि भाई आप किसका पढ़ रहे हो? पुर्तगाली कैसे भारत में आए, इंग्लिश कैसे भारत में आए और रह गए। तो इन लोग का मेन मकसद क्या था? यहाँ से व्यापार करके पैसा उठा के ड्रेन ऑफ वेल्थ करके कहाँ भेजना? इंग्लैंड में भेजना। ये काम होता था। भारत में यूरोपीय ब्रिटिश शासन की स्थापना हुई। जैसे आपको हम बताए थे, चिचुरा, चिचुरा है ना, जो चुचुड़ा हम लोग का चिंसुरा, अंग्रेजों ने मदरसा खोला। कलकत्ता और फ्रांसीसियों ने पांडिचेरी को अपना केंद्र बनाया। 1757 में प्लासी का युद्ध हुआ रॉबर्ट क्लाइव और सिराजुद्दौला के बीच में। और सिराजुद्दौला ने क्या कर दिया था कि इसको पकड़ के, नवाब थे सिराजुद्दौला बंगाल के, और उनको कई सारे अंग्रेजों को पकड़ के क्या कर दिए गए? भर्ती कर दिए गए। 146 जन में से 123 जन मारे गए और 23 जन क्या हो गए? बच गए।
लेन पुल का कहना है कि इसको काल कोठरी की सजा कहते हैं। ठीक है, तो 146 जन को भर्ती मतलब पकड़ा गया था और 123 जन उसमें से मर गए थे और 23 जन क्या हुए थे, बचे हुए थे। ये तो बताए हुए थे आप लोग, रॉबर्ट क्लाइव और पूरा का पूरा कहानी। ठीक है, प्लासी का युद्ध हुआ 1757, 1757। 1757 में प्लासी का युद्ध हुआ और पूरे युद्ध में क्या हुआ, इन लोगों ने बंगाल पे कब्जा कर लिया। किसने? अंग्रेजों ने बंगाल पे कब्जा कर लिया। ठीक है, इसके बाद 1764 में बक्सर के युद्ध के पश्चात बंगाल के मीर कासिम, अवध के सुजाउदौला और मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय के संयुक्त सेना को हराकर उत्तर भारत के वास्तविक राजनीति और वित्तीय नियंत्रण दीवानी का अधिकार प्राप्त कर लिया। और आपको याद करिए बताए थे कि मीर कासिम जो था ये मीर जाफर का क्या था, दामाद था। और इसने क्या कर दिया, मीर जाफर ने क्या दिया था, सिराजुद्दौला को धोखा। ठीक है, सिराजुद्दौला को धोखा दिया था, जिसके वजह से ये युद्ध वापस रहे। ठीक है, तो 1757 का प्लासी का युद्ध में अंग्रेजों ने भारत पे कब्जा, बंगाल पे कब्जा किया। और 1764 के बक्सर के युद्ध में, बक्सर बैटल में, बैटल ऑफ बक्सर में पूरे भारत पे कब्जा हो। ठीक है, ये कंडीशन हुए थे। दूसरा क्या चीज, नेपाल, बर्मा, अफगानिस्तान में और सिलोन में ये लोग का युद्ध हुआ। नेपाल में गोरखा युद्ध 1814 से लेकर 1816 के बाद सुगौली, सुगौली की संधि हुई। सुगौली की संधि याद रखना, ये वाला संधि, द ट्रीटी ऑफ सुगौली, सुगौली का ट्रीटी हुआ। और इसके तहत सिक्किम, शिमला, नैनीताल, मसूरी, अल्मोड़ा और गढ़वाल जैसे महत्वपूर्ण महत्वपूर्ण पहाड़ी क्षेत्र ब्रिटिश साम्राज्य के अंदर चला आया। याद रखना, जब ये गोरखा युद्ध हुआ तो गोरखा क्या हो चुके थे, हार चुके थे नेपाल के पास। तो इसमें सुगौली की संधि के अनुसार ब्रिटिश साम्राज्य ने कौन कौन सा क्षेत्र ले लिया, सिक्किम, शिमला, नैनीताल, मसूरी, अल्मोड़ा, गढ़वाल। ये सब के सब क्षेत्र कहां पर है, हम लोग के भारत में है, उत्तराखंड के आसपास। ठीक है, हम लोग का भारत, हम लोग का राज्य, और उस पर टैक्स लगाने वाला कौन, अंग्रेज। हम लोग का राजा कोई घूमने जाता ना यहाँ नैनीताल, भीमताल, देवताल, मसूरी ये सब घूमने जाते, तो अंग्रेजों वहां पे पैसा लेता कि आप पहले पैसा दो उसके बाद तुम जाओगे। आज इसीलिए वो लोग जब यहाँ पर आते हैं तो लहले पे दहला फेंका जाता है, बेटा तुम पहले 500 दो और उसके बाद तुमको जाने दिया जाएगा विक्टोरिया मेमोरियल, जबकि बनाया हुआ किसका है, उन लोग का है। ठीक है, आज विक्टोरिया मेमोरियल चल जाओ, उन लोग का टिकट का दाम, जो फॉरेनर्स है उनका टिकट का दाम 500 रुपया, और इंडियंस का दाम 300 रुपया, सॉरी 30 रुपया, 30 रुपया से लेकर 50 रुपया, शायद 50 रुपया। विदाउट गार्डन, मतलब आपको अगर अंदर मेमोरियल में नहीं जाना है तो 30 रुपया गार्डन घूम सकते हो, जाइए रहिए खाइए पीजिए आराम से चले जाइए। ठीक है, और उसके बाद अगर आपको अंदर जाना है तो 50 रुपया में, और फॉरेनर्स जितने आते हैं 500 रुपया में। क्यों बदला लिया जाता है, ये इतिहास गवाह है कि तुमने हमसे कभी लूटा था, आज तुमसे लूटेंगे। ठीक है, इसीलिए लूटा जाता है। भीम बैठका हो गया, मध्य प्रदेश भीम बैठका हो गया, एलोरा, अजंता गुफाएं हो गई, ये सब कहीं पर भी ये लोग जाते हैं ना, अगर कोई धार्मिक स्थल है वहां पे भी जाते हैं तो इन लोग से पैसा स्पेशल लिया जाता है। दे बेटा तुम पैसा, तुमको वीआईपी लाइन में ढुकाएंगे, लेकिन 700 रुपया, 1000 रुपया ऐसे दो। ठीक है, लेकिन भारत में इतना ज्यादा, मतलब कोई कोई लोग ऐसे हैं जो एकदम नॉर्मली उन लोग के साथ बिहेव करते हैं। जैसे मान लीजिए, नॉर्मली बिहेव करना भी चाहिए, ऐसा नहीं है कि भाई वो आया है विदेश से तो यहाँ पे तुम इधरे पे टोटो चला के लेके गया, श्रीरामपुर कॉलेज उतारना था, 10 रुपया के बजाय बेटा घुमा के लेके गया एकदम, हम ऐसे लेके जाएंगे, इधर से बहुत भीड़ भाड़ है बेचारा पहली बार उतरा था, 100 रुपया लेके उसका काम तमाम कर दिया। ऐसे भी नहीं करना चाहिए, इससे अपने ही देश की बर्बादी होती है। आप भी कभी घूमने जाओगे विदेश में तो वो भी लोग लूटेगा कि नहीं लूटेगा। हाँ, सिंगापुर घूमने चल जाओ वो लोग लूटेगा एकदम खतरनाक, थाईलैंड घूमने चल जाओ वहां लूटेगा एकदम खतरनाक। तो ये सब जगहों पे वो लोग लूटता है एकदम। इंग्लैंड चल जाओ घूमने के लिए, फ्रांस चल जाओ घूमने के लिए, वो लोग लूटेगा। वहां से बोलेगा कि इंडिया से आए हो, ओ द गांधी लैंड, ओहो तुम गांधी के लैंड से आए हो, दो पैसा इतना दो तुमको पैसा तो लगेगा करेगा। तो ये कंडीशन होते हैं। ठीक है, तो वर्मा, 3 आंग्ल वर्मा युद्ध हुआ। प्रथम युद्ध हुआ 1824 से लेकर 26 में, यानडाबू के संधि हुई, जिसके तहत अकरान और तेनासीरीम प्रांत अंग्रेजों को मिले। अंततः 1886 में पूरे वर्मा को ब्रिटिश भारत का हिस्सा बना लिया गया। देखो, ब्रिटिश भारत का हिस्सा बना लिया वर्मा को भी। वर्मा जो अभी नाम म्यांमार है। ठीक है, उतने दूर तक भारत था। ये लोग ब्रिटिशर्स को छोड़ो, उससे पहले
अखंड भारत था। किसके समय? चंद्रगुप्त मौर्य के समय। ये लोग लूटते थे और लूट के ले जाके पैसा दूसरे देश में चले जाते थे। और हम लोग के जब राजा थे तो उन राजाओं ने क्या करते, अंग्रेजों से लूट लेते थे। आओ भाई अंग्रेज, ये आओ पैसा दो यहाँ पर और रहो। ठीक है, व्यापार करना है तो आपको पैसा देके यहाँ पे टैक्स देके उसके बाद रहना है। लेकिन जब इन लोगों ने अपने अपने नियम कानून बनाने लगे, एक्ट्स बनाने लगे, चार्टर एक्ट बनाने लगे, पिट्स इंडिया एक्ट बनाने लगे, रेगुलेटिंग एक्ट बनाने लगे, ये सब के सब जब एक्ट बनाने लगे तो ये लोग यहाँ पर टैक्स दूसरों से लेता था और नहीं टैक्स देने से मारता था उन लोग। हमारा देश हम जैसे रहे, हमारा घर हम जैसे रहे, कौन होता है यहाँ पे आके आने बोलने वाला। लेकिन कंडीशन ये हो गया था कि यहाँ के राजा लोग उन लोग का ही साथ देते थे, इस वजह से। ठीक है, इसके बाद अफगानिस्तान में हुआ। रूसी साम्राज्य के दक्षिण की ओर बढ़ते विस्तार रोकने के लिए अंग्रेजों ने युद्ध किए। द्वितीय आंग्ल अफगान युद्ध के बाद गंडमुख की क्या हुई थी, संधि हुई थी 1878 में, जिसके तहत काबुल में ब्रिटिश रेजिडेंट रेजिडेंट रखा गया और विदेश नीति पर नियंत्रित स्थापित किया। फिर सिलोन में भी हुआ, श्रीलंका में भी ऐसे ही संधि स्थापित की गई थी। सब ट्रीटी करके, ट्रीटी एमिसेंस एमियंस की ट्रीटी करके इनके बाद यह पूरी तरह से ब्रिटिश उपनिवेश बन गया था, जहां चाय और रबर के बड़े पैमाने पर बागान में विकसित होती थी। चाय और रबर ये लोग लेके जाते थे, चाय और रबर, मसाले लेके जाते थे, चाय लेके जाते थे, रबर लेके जाते थे, अफीम लेके जाते थे यहाँ से उगा उगा के। ठीक है, अंग्रेजों ने चाय पहली बार यहीं से पीना सीखा। टी कॉफी, टी कॉफी। हैव यू टी, हैव यू एनी टी विद बिस्किट? कुकीज, बिस्किट नहीं कुकी। किस खाए हो? किस जानते हो क्या होता है कुकी? एगो कुकीज होता है, एगो बिस्कुट होता है। बिस्कुट में विष भरा रहता है, ऐसे हम लोग के बाबाओं का कहना है। विष को कूट कूट के भरा जाता है इसलिए बिस्कुट। ऐसे हम लोग का बाबा। कुकीज जानते हो क्या होता है कुकीज? हाँ, हाँ बिस्किट से थोड़ा मोटा होता है और ऊपर में वो ना फटा फटा टाइप का रहेगा। और मतलब पानी चाय में डुबाते ही गल जाता है वो। अब बाकी है ब्रिटानिया उटानिया जो बिस्कुट होता है, कुकुर वाला बिस्कुट, ये बेटा पानी में डुबले रहता है। ये मतलब उसको डुबाते ही आप मुंह पे रखोगे ना तो वो गल जाएगा। ये लोग बेटा उसी चाय में चल जाता है। ब्रिटानिया उटानिया बिस्कुट, ये गोल गोल ब्रिटानिया बिस्कुट। तो ये लोग ब्रिटानिया बिस्कुट कहाँ से आया है? ब्रिटेन से आया है। आज भी राज कर रहा है ब्रिटानिया बिस्कुट, आज भी भारत में राज कर रहा है, सब कोई उसी को वो कुकुर बिस्कुट है, तो कुत्ता भी नहीं पूछता है। पार्ले जी वगैरह हम लोग का यहाँ का बिस्कुट। पार्ले जी को कभी पानी में डुबा के खाए हो? खाए हो? हाँ, तो अच्छा लगता है बहुत। क्या पता कोई कोई अमीर भी है ना बहुत जाति, हम पानी में डुबा के कहाँ खाएंगे, चाय पे खाएंगे, कॉफी में खाएंगे। इसीलिए पूछ लिए। चीन में विच्छेदन। हम लोग जब बाबा धाम गए थे ना तो बाबा धाम में हम बिस्कुट उस्कुट लेके गए थे, तो हमको मतलब चाय में नहीं, वो पानी में डुबा के खा लेना अच्छा लगता है। तो दो को बिस्कुट ऐसे लगा के खा लो। देखो लड़का देखा, बोला कि बिस्कुट खा रहा है रे, खाना वाना नहीं खा रहा है। बोला शाम का नाश्ता ही मेरा, शाम का नाश्ता। बोला यो खिलाओ, पानी में डुबा के देखना बुलबुली छोड़ता है पूरा, डुबा के दे दिए तो खाया। बोला हम भी बिस्कुट खाएंगे अब। चलो, चीन का विच्छेदन हुआ। चीन का, चीन सीधे तौर पर किसी एक देश पर उपनिवेश नहीं बना, बल्कि विभिन्न यूरोपीय शक्तियों में उसके क्षेत्रों में अपने 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 आर्थिक प्रभाव क्षेत्रों में बांट लिया, जिसमें चीनी तरबूज का बंटवारा कहा जाता है। चीनी तरबूज का बंटवारा, ठीक है, ये किताब में लिखा हुआ है। जब चीनियों ने पूरे यूरोपीय शक्तियों को क्षेत्र में अपने ले लिया तो उन्होंने अलग अलग क्षेत्रों को बांट दिया। और वो बांटे हुए क्षेत्रों को क्या कहते हैं? चीनी तरबूज का बंटवारा। मतलब तरबूज की तरह उसको काट के बंटवारा कर दिया। ठीक है, और इसमें अफीम युद्ध हुआ, फर्स्ट अफीम वॉर 1839, 39 से लेकर 42 तक। और चीन की हार के बाद नानकिन की संधि हुई 1842 में। इसके तहत हांगकांग अंग्रेजों को सौंप दिया गया और 5 प्रमुख बंदरगाह विदेशी व्यापार के लिए खोलने पड़े। मतलब विदेशी व्यापार यहाँ पे कर सकते हैं। द्वितीय अफीम जो युद्ध हुआ 1856 से लेकर 58 तक, ब्रिटेन और फ्रांस की संयुक्त सेना में चीन को हराया। ब्रिटेन और फ्रांस की संयुक्त सेना, देखो फ्रांस, देखो ब्रिटेन और फ्रांस पे तो कब्जा कर लिया था ब्रिटेन ने,
तो ब्रिटेन और फ्रांस दोनों ने मिलकर किस पे हमला किया? चाइना के ऊपर। और चाइना ने खूब इसका विरोध किया, लेकिन विरोध करके क्या फायदा? फ्रांस इतनी खतरनाक सेना, ब्रिटिश अपनी नौसैनिक सेना इतनी खतरनाक थी, ब्रिटिश के ये ब्रिटेनों की नौसैनिक सेना इतनी खतरनाक थी, इसने नेपोलियन को हरा दिया था। नेपोलियन जैसे महान मतलब नौसैनिक नेता, जो कि कभी किसी से हारा नहीं, ब्रिटेन से जाके हार गया। इसकी नौसेना इतनी खतरनाक थी। ठीक है, मेटरनिक कभी नहीं जीत पाया, कभी सोचा ही नहीं था। अब फ्रांस को तो मिला ही लिया था। तो इन दोनों की नौसैनिक सेना किसके पास गई? चाइना की ये में क्या कहते हैं, चीन सागर में। हाँ गई चीन सागर, और चीन सागर से खूबे बमबारी की, खूब। ये लोग चाइना वाला लोग हाथ जोड़ दिया कि भाई अब मत मारो, तब मार के पीठी तोड़ दिया, अब रहने दो। ये हम तुमको अपना बंदरगाह दे देते हैं, हम तुमको अपना उसमें से बंदरगाह का एगो बंदरगाह का नाम था तुलो बंदरगाह, क्या था? तुलो। तो तुलो बंदरगाह भी दे दिया, और साथ साथ यहाँ पे हांगकांग ने अंग्रेजों को सब, हांगकांग चाइना का सबसे प्रमुख शहर, हांगकांग, हम सुने हो? चाइना का हांगकांग का नाम नहीं सुने रे तुम लोग? ए बाबा, वहीं पे तो वो, अरे फिल्म विल्म जो बनता है ना चाइना के पास में, तो चाइनीज फिल्म होते होते हैं, वो सब हांगकांग में बनता है। जैसे यहाँ पे फिल्म सिटी कौन है? यहाँ की फिल्म सिटी कौन है? मुंबई है, मुंबई है ना। अमेरिका में फिल्म सिटी कौन सी है? अमेरिका की फिल्म सिटी, अरे लंदन वगैरह जो है वहाँ के फिल्म सिटी वही के है ना, लंदन वगैरह सब उसी जगह पे अमेरिका के। वैसे ही चाइना में क्या बनता है? हांगकांग में फिल्म बनता है। हांगकांग एरिया बहुत ज्यादा यहाँ विख्यात है। सेना में चीन को हराया और तिएनसित की संधि हुई, जिसके तहत ईसाई मशीनरियों की चीन में प्रवेश और विदेशी राजनयिकों को बीजिंग में रहने वाले अनुमति मिली। ठीक है, ठीक है। लोग को तो सुने हो, हांगकांग का नाम नहीं सुने थे तुम लोग कभी? ये लोग तो बोल रहे हम लोग नहीं। दानिश का नाम सुने हो? हाँ, टिकटॉकर, बोलो ना, हाँ उसका नाम तो सुने। दानिश आई आऊ का नाम सुनेंगे ठीक, नचनिया लोग का नाम ठीक याद रहेगा, नचवा लोग का भी, लेकिन इन लोग का हांगकांग उनको नहीं नाम याद रहेगा। बीजिंग में रहने की अनुमति दिया गया, बीजिंग यहीं पे है चाइना में। खुले द्वार की नीति, ओपन डोर पॉलिसी, वेरी इंपॉर्टेंट। ओपन डोर पॉलिसी, अमेरिकी विदेश के सचिव जॉन हे ने इसकी घोषणा के ताकि चीन में किसी एक देश का एक अधिकार ना हो और सभी देशों को समान व्यापार अधिकार मिले। इसीलिए चाइना ने खुले द्वार की नीति लगाया, यानी ओपन डोर पॉलिसी लगाया। इस पॉलिसी के तहत कोई भी जाके व्यापार कर सकता था, चाइना किसी के साथ व्यापार कर सकता था। आज भी हम लोग के साथ चाइना के साथ अच्छा व्यापार हो जाता है। जितने भी ओप्पो, वीवो, ये सब जितने भी मोबाइल बन के आते हैं, वो उसका जो हार्ड डिस्क है वो कहाँ से बन के आता है? कौन सा आता है? चाइना से। और यहाँ पे नाम दे दिया था मेड इन इंडिया। ठीक है, यहाँ के लोग जल्दी कर्मठ नहीं होते हैं, जिस दिन कर्मठ हो जाता है उस दिन बनाइए देते हैं। चाइना से बहुत ज्यादा मोबाइल का इंपोर्ट एक्सपोर्ट हुआ। एम आई सेट, एम आई, ओप्पो, वीवो, ये तीनों के तीनों सेट कहाँ के हैं? इसके मदरबोर्ड जो है वो चाइना के हैं। आज भी हम लोग इतना मतलब भारत इतना ज्यादा तरकीब हो गया है, और आज केवल हिंदू और मुस्लिम की बात होती है, कभी एजुकेशन की बात नहीं होगी, हेल्थ का बात नहीं होगा, इंश्योरेंस का बात नहीं होगा, पढ़ाई लिखाई का बात नहीं होगा। ठीक है, शिक्षा की बात तो छोड़िए दो। अब हमेशा जब भी खोलोगे आप, तो युद्ध चल रहा है कहीं पर, न्यूज चैनल खोलोगे तो वो युद्ध चल रहा है कहीं पर, कोई कोनो बैठा के हिंदू मुस्लिम कर रहा है, लेकिन एजुकेशन के ऊपर बात नहीं कर रहा है। सब अपने पैसा भरने के चक्कर में, अपने जेब भरने के चक्कर में है। तो यहाँ पर चाइना ने वन चाइल्ड ये लेके आया, वन चाइल्ड पॉलिसी। वन चाइल्ड पॉलिसी के अनुसार ही इन लोगों ने अपने देश को और ज्यादा प्रगति पे लेके आया। यहाँ पे जो ट्रेन चलती है ना वो उल्टी चलती है, उल्टा, और एगो रेलिंग पे चलता है। इन लोगों ने सूर्य बनाने का कोशिश किया था, लेकिन प्राकृतिक से पंगा नहीं ना। सूर्य बनाने की कोशिश किया था चाइना वाला लोग। ये लोग कुछ भी खा जाता है ना, कुछ भी खा जाता है तो दिमाग उमाग बहुत ज्यादा आता है। ची चाइना, यार चाइना ठीक है, खूब कीड़ा मकोड़ा जो भी मिलता है सब खा जाता है। सांप उप जो, सांप उप तो ये लोग का एकदम खुराके है, हर दिन बनता होगा वो लोग का। हाँ खेती होता है वो लोग का, सांप उप का है, पकड़ के लेके आओ सांप को बनाया जाएगा आज। ऐसा होता है, कीड़े मकोड़े तो ये लोग के ऐसे ही चाप के खा लेते हैं, चाप बना के। इतना खतरनाक होते हैं ये लोग चाइनीज वाले लोग।
कुकुर मार के खा जाता है। ऐसे ही नेपालिया लोग भी होता है। नेपाली यहाँ पे वोट वोट आया था ना, जब पिछले 2021 में वोट जब हुआ था ना, तो नेपाली लोग यहाँ पर आया था, ये लोग कैसे वाले लोग नेपाली लोग थे, सब कुत्ता साफ कर दिया था यहाँ का, कुत्ता साफ कर दिया। सही बता रहे हैं, पूरा कुत्ता साफ हो गया था। हम लोग बोले, सब कुतवा कहाँ गया सब, मार मार के खा जाता है ये लोग। जापानी आक्रमण जो हुए थे, ये 21 मांगे 1915 में। जापान ने 1894 ईस्वी में युद्ध के चीन को हराकर शिमोनोसेको की संधि थोपी, और बाद में प्रथम विश्व युद्ध के दौरान चीन के सामने अपनी दमनकारी 21 मांग की है। चीन के सामने अपने दमनकारी 21 मांग की है। 1894 से लेकर 95 के बीच में जापान ने खूब चीन को धोया था। ठीक है, इसलिए चीन जापान को देखने नहीं मांगता है। और जब अमेरिका ने जापान के ऊपर परमाणु बम गिराया था, तो ये लोग का तब ये लोग का अकड़ तोड़ दिया था अमेरिका। कब? द्वितीय विश्व युद्ध में। जापान ने 1941 में क्या किया, 1942 में, 1941 92 में उसने क्या किया, जापान ने अमेरिका के पर्ल हार्बर पे बम गिरा दिया, बिना पूछे उससे। अरे पूछेगा काहे, और अगर पूछ लिए तो बम की थोड़ी गिराने देगा, बिना किसी से बोले। जापान ने किसी के धमकी में आकर उसने क्या कर दिया, बम गिरा दिया अमेरिका के ऊपर। अमेरिका गुस्सा हो गया, बोला युद्ध चल रहा है तुम लोग के बीच में, तो हमको क्या घसीटने का जरूरत था। युद्ध चल रहा है धूरी राष्ट्र और मित्र राष्ट्रों के बीच में। मतलब जो कोलैब वाले देश थे, जैसे जर्मनी, जापान, ठीक है, ये लोग एक धुरी राष्ट्र थे। और इंग्लैंड, फ्रांस के बाद और बाकी सारे देश, स्वीडन, ये लोग सब देश कैसे थे, मित्र राष्ट्र थे। तो ये लोग मित्र राष्ट्रों में क्या थे कि इन लोगों ने कहा कि भाई हम लोग के ऊपर, देश के ऊपर कब्जा करना है टोटली। और जापान ने सोचा कि अमेरिका को ही मेन मेन माथा को ही मार देते हैं, तो कोई बचेगा नहीं। तो जापान गया पर्ल हार्बर पे बम गिराने, पर्ल हार्बर पे बम गिरा। पर्ल हार्बर एक बंदरगाह था उसका, प्राकृतिक बंदरगाह, किसका, इसका तुम्हारा अमेरिका का। अमेरिका को मारा। और इन लोगों ने क्या किया, अमेरिका आया 1945 में परमाणु बम लिया कर, परमाणु बम मारा दांत एकदम, पूरा जापान को उड़ा दिया। अब बोला कि बाबू तुम रोएगा, यहाँ पे आज भी बच्चे 10 गो में से 5 गो 6 गो ऐसे बच्चे हैं जो क्या होते हैं, हैंडीकैप्ड पैदा होते हैं। किसी का हाथ नहीं होता है, तो किसी का पाँव नहीं होता है, किसी का पाँव मुड़ा रहता है, पोलियो मारा हुआ बच्चा पैदा होता है आज भी। लेकिन आज जापान को देखो, टेक्नोलॉजी के दुनिया में सबसे नंबर 1 जापान के पास पावर। मारा और बोला ना 150 सालों तक तुम रोएगा, 150 साल तक। 1945 में गिराया था बम, ठीक है। और अभी भी कई सारे साल अभी बाकी हैं, जो 150 साल तक बोला था, और सच में वही घटना होती है। परमाणु बम कहीं पे गिरता है तो वहां से तो उसकी दिक्कत तो होती है, लेकिन जब वो प्रदूषण, जो पॉल्यूशन होता है ना, वो 3 दिन बाद दिखाई देता है। और जापान में मृत्यु 3 दिन बाद होना चालू हुआ, सारे लोग मारे जाने लगे। लेकिन आज जापान स्टेब्लिश्ड है कि नहीं पूरा, टेक्नोलॉजी की दुनिया में चाहे कुछ भी हो। वहां पे ट्रांसपेरेंट मोबाइल चलता है, चाइना और जापान में ट्रांसपेरेंट मोबाइल। आप लोग का जो, हम लोग का मोबाइल के पीछे देखो, कुछ दिखाई देगा या कुछ दिखाई नहीं देगा, है ना। जैसे बैक ऊपर का कवर होता है ना, ये कवर के अनुसार तुम पीछे से भी देख लेगा, वो ऐसा कवर वो लोग निकाल निकाल के मोबाइल चलाया हुआ है। वहां के बच्चे, वहां के बच्चे रॉकेट उड़ाते हैं, रॉकेट बना बना के अपने से। टेक्नोलॉजी इतनी खतरनाक है कि रॉकेट बच्चे उड़ाते हैं, एकदम खतरनाक। यहाँ पे प्लास्टिक उड़ाता है सब बांध बांध के, रॉकेट है हमारा, के नीचे गिर रहा है धीरे धीरे। ठीक है। यहाँ के बच्चे इंस्टाग्राम पे, और वहाँ के बच्चे एजुकेशन के ऊपर सबसे ज्यादा ध्यान देते हैं। ठीक है। यहाँ पे एजुकेशन के लिए मारपीट हो जा रहा है कि हमको एजुकेशन नहीं मिला, हमको एजुकेशन नहीं मिला। वहाँ पे वर्ल्ड चाइल्ड पॉलिसी लाके तब तक जापान, चाइना, ये लोग क्या हो गए, स्टेबल्ड हो गए। चाइना के बच्चे भी रॉकेट उड़ाने की कोशिश करते हैं, ठीक है। और यहाँ पे दूसरे को मारने की कोशिश चलता है, चल तो बाहर देख लेते हैं, चल, पढ़ाई लिखाई का बात नहीं हो, बाहर चल। बट आदमी तो आदमी, कोनो स्टूडेंट तो स्टूडेंट, टीचरों को मारने का धमकी मिल जाता है, चल बाहर हमको मार ले ना, चल देख लेते तुमको, ऐसे। और वहां पे हर एक चीज, हर एक स्कूल में ऐसे ऐसे बोर्ड लगाए गए हैं, टेक्नोलॉजी वाले बोर्ड। और उस बोर्ड में कुछ भी नहीं चलेगा ऐप, वहीं का ऐप चलेगा, वो लोग जो बनाए हुए हैं। हम लोग विदेशी विदेशी ऐप हम लोग इंस्टॉल करके यहाँ पे चलाते हैं। हम लोग यहाँ के बनाए हुए जितने भी मतलब इंजीनियरिंग है,
जो सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग है, वो लोग क्या करेंगे, यहाँ पे एक वक्त का चलेगा, एक वक्त का ब्राइज आएगा, ऐड दे देगा। हाँ, ठीक है। अब वहां के देखना ऐप जो बाहर विदेश विदेश के ऐप होते हैं, यूट्यूब कहाँ का है, विदेशी है। फेसबुक कहाँ का है, विदेशी है। चलाते हैं ना आज करोड़ों जनता यहाँ पर भारत की चलाती है, ठीक है। वो लोग ना माइंड गेम खेलते हैं युवाओं के साथ, जो मन तो उठा के डाल देगा और वही गेम माइंड गेम चलेगा। अगर आप कोई कपड़ा का सर्च करो फ्लिपकार्ट पे, कपड़ा सर्च करो, तो वो फेसबुक पे भी आएगा दिखाने के लिए, लीजिए हाई वाला कपड़ा है, आपको अच्छा लग रहा है, फिर दो चार को स्क्रॉल करोगे ना तो फिर वही आ जाएगा, फिर और एक बार दिखाएगा। अगर उसको अगर तुम 5 सेकंड तक 10 सेकंड तक देख लिए तो तुमको बार बार वही ऐड आएगा। देखो भाई बहुत मस्त है। इन लोगों ने ब्रेन को वॉश करने के लिए इतने खतरनाक तरीके से हर एक चीज टेक्नोलॉजी अपने ऊपर अपनाई थी, ठीक है। उसी को पुनर्जागरण कहते हैं। इन लोगों ने पुनर्जागरण का बहुत अच्छे तरीके से क्या किया था, इस्तेमाल किया था। रेनेसेंस का बहुत अच्छे तरीके से जापान, चाइना, फ्रांस, इंग्लैंड, इन लोगों ने पुनर्जागरण का बहुत अच्छे तरीके से इस्तेमाल किया। हम लोग किस पे लड़ने लगे, हिंदू मुस्लिम। हमारे जगह पे पुनर्जागरण जो हुआ है वो किस में हुआ है, हिंदू मुस्लिम में हुआ, ठीक है। कौन बढ़ा नहीं आगे, कोई नहीं बढ़ा। हमारा हिंदू खतरे में है, हमारा मुस्लिम खतरे में है, सिख धर्म खतरे में है, सिख अरब खतरे में है। क्या जरूरत है भाई, एजुकेशन सभी कोई को दो, कोई खतरे में नहीं रहेगा, ठीक है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ बेटिए से लिखाया जाता है। लेकिन भारत में एक चीज बहुत अच्छा है, एक चीज हमको बहुत अच्छा लगता है कि जब देश के ऊपर बात आती है तो सबको ही एक हो जाता है। भाई जो तुम बोल दिया है ना, देश के बारे में कैसे बोल दे, देश के ऊपर। दक्षिण पूर्व और मध्य पूर्व एशिया में इंडोनेशिया आता है। यह क्षेत्र डच ईस्ट इंडिया कंपनी के पूर्ण नियंत्रण में था। तो स्पाइस आइलैंड भी कहा जाता है, जहां पे जावा और सुमात्रा द्वीपों पर मसालों की खेती के लिए स्थानीय जनता का कड़ा शोषण किया गया था। मलय प्रायद्वीप यह क्षेत्र टीन और रबर के विशाल भंडारों के लिए अंग्रेजों ने अधीन आ गया, जिन्होंने सिंगापुर को एशिया और सबसे बड़ा व्यापारिक केंद्र बनाया। इंडो चीन फ्रांस ने इस क्षेत्र पर अधिकार स्थापित किया, जिससे वर्तमान में भी नाम क्या है, वियतनाम, अनाम, कोचीन और टोंकिन, कंबोडिया और लाओस शामिल थे इंडो चीन में। मतलब चाइना ने इंडिया के ऊपर कब्जा किया तो उसको क्या बना दिया, इंडो चीन, ठीक है। खैर इंडिया के ऊपर कभी नहीं कब्जा किया, उसके जो द्वीप है ना आमने सामने के के ऊपर कब्जा कर लिया था। द्वीप मतलब आइलैंड के ऊपर। तो वो आइलैंड कौन से थे, देखो सबसे बड़ी मुस्लिम अगर कोई जनसंख्या है, सबसे ज्यादा अगर कहीं पे जनसंख्या है, अगर मुस्लिम प्रजाति सबसे ज्यादा पाई जाती है, इंडोनेशिया में पाई जाती है। वहाँ के लोग आज भी लोग मानते हैं, वहाँ के लोग आज भी जो स्टेज परफॉर्मेंस होता है ना, स्टेज होता है ना स्टेज परफॉर्मेंस, तो उसमें आज भी रामायण में राम मुस्लिम बनता है। सबसे बड़ी कम्युनिटी, मतलब सबसे बड़ा अगर कोई मुस्लिम कम्युनिटी अगर कहीं पे रहती है तो इंडोनेशिया में रहती है। और वहाँ पर जो मुस्लिम है वो लोग बोलते हैं कि रामायण के राम का किरदार तो एक कोई मुस्लिम ही निभाएगा। इतना खतरनाक है, स्टेज परफॉर्मेंस होता है, पूरा वर्ल्ड लेवल पे चलता है, वर्ल्ड लेवल पर। और आपको बताए कि रामायण लॉकडाउन के समय में सबसे ज्यादा इंडोनेशिया के लोग और भारत के लोग मिलियंस में व्यूज एक दिन। खैर उसी समय में हम भी डाल देते हैं कौन क्लिप ना, मिलियंस में व्यूज, क्लिप डाल देते हैं खाली रामायण का उठा के, लेकिन आइडिया ही नहीं था उतना ज्यादा, ठीक है। मध्य पूर्व देखो, 1907 में आंग्ल रूसी सम्मेलन के माध्यम से फारस को दो प्रभाव के क्षेत्रों में बांट दिया गया। फारस की खाड़ी, फारस, और उत्तरी भाग में रूस के नियंत्रण और दक्षिणी भाग में ब्रिटेन का नियंत्रण। फारस को भी दो हिस्सों में बांट दिया गया। फ्रांस वाले के एरिया में रशियन एंग्लो रशियन मतलब ऐसा कोई जिसके मम्मी पापा में से कोई एक जन भारत गया हो और कोनो का हो विदेशी हो, तो उसके बच्चे को क्या कहेंगे, एंग्लो कहेंगे, ठीक है। नई दुनिया में कौन शामिल हुआ, अमेरिका। अमेरिका के औपनिवेशिक अर्थव्यवस्था 1492 में कोलंबस कोलंबस के आगमन के बाद अमेरिका महाद्वीप को नई दुनिया कहा गया। कोलंबस ने आगमन कब कर दिया था अमेरिका में, 1492 में, और 1498 में वास्को डिगामा भारत में, है ना। और 1492 में कोलंबस कहाँ गए थे, अमेरिका में गए थे। तो अमेरिका को उन्होंने क्या नाम दिया, नई दुनिया, ठीक है, नई दुनिया।
स्पेनिश विजेताओं जैसे कॉटेज और पिजारो में मेक्सिको के एजेटेक और पेरू के इंका साम्राज्यों को पूरी तरह से नष्ट कर वहां से भारी मात्रा में सोना चांदी लूटा। फ्रांस के क्यूबेक में 1605 में और कनाइट क्षेत्रों में फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी 1664 के माध्यम से न्यू फ्रांस साम्राज्य का विस्तार किया। अंग्रेजों ने उत्तरी अमेरिका में 13 उपनिवेश स्थापित किए, जहां तंबाकू, नील, कपास और चीनी के बड़े बड़े बगान लगाए गए और अर्थव्यवस्था का लाभ केवल मातृ देश को पहुंचाने जाने लगा, मतलब इंग्लैंड को पहुंचाया जाए। ठीक है। अफ्रीका के लिए भी संघर्ष हुआ, स्क्रैम्बल्स हुए। 1870 से लेकर 1914 के काल में नौ साम्राज्यवाद, न्यू इंपीरियलिज्म का युग हुआ। देखो ये वाला युग याद रखना, ये वाला 1870 से लेकर 1914 तक। इसके बीच में युग कहा गया कौन सा? न्यू इंपीरियलिज्म का। और इस दौरान यूरोपीय देशों ने अफ्रीका के प्राकृतिक संसाधनों जैसे हीरा, सोना, रबर को लूटने के लिए उसका आपस में कुर्तापूर्वक बंटवारा करने लगे। फ्रांस फ्रांस ने अल्जीरिया, ट्यूनीशिया, मोरक्को और मध्य अफ्रीका के विशाल क्षेत्रों में कब्जा कर लिया और भाषा में संस्कृत में थोपी, अपनी भाषा और संस्कृति। ब्रिटेन मिस्र में 1882 में स्वेज नहर क्षेत्र सूडान लॉर्ड किचनर द्वारा नियंत्रित और दक्षिण अफ्रीका के बोअर राज्यों पर नियंत्रित किया। ब्रिटेन ने 1882 में कहा किया? ब्रिटेन ने मिस्र पर कब्जा किया। मिस्र, इजिप्ट 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 पे कब्जा कर लिया। बेल्जियम के राजा लियोपोल्ड द्वितीय को कांगो फ्री स्टेट 1884 से लेकर 85 तक व्यक्तिगत नियंत्रित स्थापित कर वहां का जनता पर रबड़ निकालने के लिए भयानक और क्रूर अत्याचार किया। मतलब वहां पर क्रूर अत्याचार चल रहा था कि तुम रबड़ निकालो जबरदस्ती, जैसे केजीएफ में कैसे रॉकी भाई तो जबरदस्ती सोना निकालना है, वैसे ये लोग क्रूर शासक थे बेल्जियम में। जर्मनी और इटली में विस्मार्क के देखरेख में, विस्मार्क बहुत खतरनाक आदमी थे, जर्मनी में और इटली में खतरनाक ये अपना शासन कर रहे थे। दक्षिण पश्चिम अफ्रीका में उपनिवेश बनाए, जबकि इटली में इरिट्रिया और सोमालीलैंड के बाद में लीबिया और इथोपिया पर आक्रमण किया। ठीक है। ठीक है, तो आज इतना रहने देते हैं। बेल्जियम वगैरह ये सब आपकी किताब में दिया हुआ है टोटली। इसके बाद कुछ पीडीएफ्स हैं, पीडीएफ को आप लोग को ग्रुप में दे देंगे, ऑनलाइन वाले आप लोग ऐप पे पा जाएंगे। देखो यहाँ पे क्वेश्चन है, ये वाला एमसीक्यू आप लोग सॉल्व करके लेके आइएगा घर से। अब ये अभी 10 तो क्वेश्चन सॉल्व कर लिया जाए, राग से 10 क्वेश्चन सॉल्व कर लेते कम से कम, कल जैसे सॉल्व किए थे। क्या आंसर बताने की कोशिश करिए, क्या हो सकता है आंसर? हम्म? साम्राज्यवाद का प्रारंभ कहाँ से हुआ था? बताओ, साम्राज्यवाद का प्रारंभ किस काल में हुआ था? साम्राज्यवाद का प्रारंभ जो था वो किस काल में हुआ था बाबू? पुनर्जागरण काल में, है ना? रेनेसेंस जब हुआ था तभी तो हुआ था, पुनर्जागरण काल में। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी नंबर। आगे बताओ, उपनिवेशवाद किस शब्द से लिया गया है? उपनिवेशवाद को देखो क्या कहते हैं? कोलोनिज्म्स। तो बताओ इसका आंसर कौन सा हो जाएगा? कोलोनिकल, क्लोनियल, क्लोनिया, इंप्रिलियम या इंप्रिलिसिस, क्या हो जाएगा? हम्म, कोलोनिया से लिया गया है, कोलोनिया, बी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। एडम स्मिथ किस सिद्धांत के आलोचक थे? एडम स्मिथ वाज द क्रिटिक ऑफ विच थ्योरी? किस सिद्धांत के? वाणिज्यवाद के। ठीक है, बी नंबर ऑप्शन सही है, वाणिज्यवाद। स्पेन और पुर्तगाल के बीच किस संधि पर हस्ताक्षर हुए थे? स्पेन और पुर्तगाल में जो ट्रीटी हुआ था वो किस संधि पर हस्ताक्षर हुए थे? बताओ, स्पेन और पुर्तगाल। टॉर्डिलास की संधि, टॉर्डिलास की संधि। 1857 से पहले भारत पे विकास उपनिवेश का नियंत्रण था। भारत पर किसका उपनिवेशी नियंत्रण था? फ्रांस, पुर्तगाल, ब्रिटेन या डच?
1857 से पहले, क्योंकि अंग्रेज जो आए थे वो तो 1600 में आए थे, लेकिन भारत पे कब्जा हुआ 1857 के बाद, जब महारानी विक्टोरिया का घोषणा पत्र आया। महारानी विक्टोरिया, जब महारानी विक्टोरिया का घोषणा पत्र आया, तो यहाँ पर महारानी विक्टोरिया ने कहा कि अब सीधे सीधे नियंत्रण कहाँ से होगा, इंग्लैंड से होगा। तो इसका आंसर बताओ, फ्रांस, पुर्तगाल, ब्रिटेन या डच, कौन लोग 1857 से पहले, कौन था 1857 से पहले? भारत पे किसका उपनिवेशी नियंत्रण था? पूरा नियंत्रण नहीं, भारत पे पूरा नियंत्रण नहीं, उपनिवेशी। जहाँ पे छोटे छोटे ऐसे राज्य थे जहाँ पे ये लोग अंग्रेज कब्जा कर सकते थे, उसी को क्या कहा जाता था? उपनिवेश न कहा जाता था। जो छोटे छोटे राज्य थे, जहाँ पे कमजोर राज्य थे, उसी के ऊपर कब्जा होता था। तो इन लोगों में कौन था? ब्रिटेन। क्या मार क्या ना, ब्रिटेन। ओके। औद्योगिक क्रांति के पहले सबसे अधिक प्रभावशाली उद्योग कौन सा था? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। लोहा, कपड़ा, कोयला, मशीनरी। अच्छा, कपड़ा। अभी पढ़ा है ना आप लोग को, इसी के तहत ये लोग क्या कराते थे? नील की खेती कराते थे, कपास उगाते थे, कॉटन वगैरह जो होता है उसके ऊपर। किस युद्ध के बाद इंग्लैंड के उत्तरी अमेरिका का प्रमुख उपनिवेशवाद बन गया, उपनिवेशी शक्ति बन गया? सात का आंसर, 7 साल का युद्ध। 7 साल के युद्ध में। फ्रांसीसी औपनिवेशी शासन का अंत किस युद्ध के बाद हुआ था? अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम, 7 साल का युद्ध, प्लासी का युद्ध, प्रथम विश्व युद्ध। 8 का आंसर, 7 साल का युद्ध। अमेरिका में ब्रिटेन उपनिवेश कितने हैं? अमेरिका में ब्रिटेन उपनिवेश कितने हैं? 10, 15, 13, 17। ब्रिटेन के उपनिवेश कितने हैं? हो जाएगा आपका 13। हाउ मेनी ब्रिटिश कॉलोनीज वेयर देयर इन अमेरिका? 13। किसने अफ्रीकी उपनिवेशों में दास व्यापार में प्रमुख भूमिका निभाई थी? ब्रिटेन, पुर्तगाल, स्पेन, डच। किसने अफ्रीकी उपनिवेशों में दास व्यापार में प्रमुख भूमिका निभाई थी? ब्रिटेन, पुर्तगाल, स्पेन, डच। बताइए आप लोग, कोई भी एक। अफ्रीका उपनिवेश में अफ्रीकी पढ़ाए तो अभी दास का व्यापार नहीं पढ़ाए थे। दास बोला था कि गोरे लोग नहीं है, काले लोग हैं, काले लोगों को उठा के लेके जाओ। कौन होगा? ब्रिटेन, पुर्तगाल, स्पेन, डच। कौन सा? ब्रिटेन, हाँ। क्योंकि ब्रिटेन गोरे गोरे होते थे और अफ्रीका के लोग कैसे हैं? काले काले हैं। अभी आप लोग पूरा जितना भी पढ़े, वो सब के सब में ज्यादातर प्रभुत्व किसका है? ब्रिटेन का है। तो आंसर में अगर आपको कहीं पे ऑप्शन में कहीं पे ब्रिटेन दिखाई दे, तो 90% ऐसे केसेस आपका कौन सही हो जाएगा? ब्रिटेन सही हो जाएगा। अगर आपको क्वेश्चन नहीं भी आ रहा, पर थोड़ा सा भी ये पढ़ाने के बाद दिमाग में घुसा है ना, तो काले लोग और गोरे लोग का भी ये पता चल जाएगा। इस क्वेश्चन से देख के नहीं पता चल रहा है। अफ्रीका के लोग काले काले होते हैं और यहीं पे दास प्रथा तो सबसे ज्यादा थी, दास के व्यापार सबसे ज्यादा होते थे, लोग खरीद खरीद के लेके चल जाते थे। तो कौन खरीद के लेके चल जाता था? ब्रिटेन। अब ब्रिटेन ने सोचा था कि पूरे पृथ्वी पर कब्जा करेंगे हम लोग, लेकिन चाइना पे जल्दी कब्जा नहीं कर पाया, जापान के ऊपर जल्दी कब्जा नहीं कर पाया। भारत में कब्जा किया, इंडोनेशिया पे कब्जा किया, फ्रांस पे कब्जा किया, इटली पे कब्जा किया, ठीक है, अफ्रीका पे कब्जा किया। तो वहां पे क्या था मांग मिलो का? अरे अफ्रीका में तो इतना खतरनाक कब्जा किया था कि गांधी जी गए थे तो वहां से भगा दिया था वो लोग। गांधी जी को, आप यहाँ पे क्या करने आए हैं? तो गांधी जी को ना, क्या ही बताए, गांधी जी फर्स्ट क्लास एसी का टिकट लेके ट्रेन में चढ़े गए, ट्रेन में। और अंग्रेज जब उनसे मांगा टिकट, टिकट दीजिए, बोला लीजिए। बोला तुम कैसे यहाँ पे आ सकता है? देखा नहीं तुमने, बोर्ड पे लिखा हुआ है, डॉग्स एंड इंडियंस नॉट अलाउड। मतलब इंडियंस की औकात किससे बताई जा रही है? कुत्ते से। ठीक है। तो उनको ना, गांधी जी को टिकटवा लेके और उनको अगले स्टेशन पर उतार दिया, धक्का देके, और उनका बैग वो सब उनके सामने फेंक दिया। गांधी जी उठे, बोले तुमको याद रखना, तुम हमको ये स्टेशन पे अपने गाड़ी से बाहर निकाला है, हम तुमको अपने देश से बाहर निकालेंगे, याद रखिए। ठीक है। अब वो केस लड़ने गए थे, कहाँ पे? अफ्रीका में वो केस लड़ने गए थे, एक गुजराती का केस था वहां पर, वहीं पे लड़ने गए थे। सोचो गुजराती कहाँ पे व्यापार कर रहा है? अफ्रीका में, साउथ अफ्रीका। ठीक है।
तो उस जगह पर क्या हुआ, उन्होंने क्या किया ना, केस कर दिया इंग्लैंड के ऊपर। इंग्लैंड की सरकार के ऊपर और इंग्लैंड के रेलवे सरकार के ऊपर क्या कर दिया, केस कर दिया। बोला कि जब डॉग्स और इंडियंस आपके ट्रेन में नॉट अलाउड है, तो आपने मेरा टिकट काटा कैसे? पहले तुम टिकट का पैसा दे, उसके बाद हम अपना केस लेंगे। ठीक है? अब वहाँ इंग्लैंड में तो पूरा हड़कंप मच गया कि तुम निकाला काहे रे उसको? वो देख तो पूरा अंग्रेजों से पैसा माँग रहा है और साथ-साथ किसके ऊपर? रेलवे के ऊपर केस कर दिया। अब सोचो, अंग्रेजों के ज़माने में ही और अंग्रेज के ऊपर रेलवे के ऊपर केस हो जाए, कितना बड़ा बात है, खतरनाक बात है। तो गांधी जी ने क्या कर दिया, उन लोग के ऊपर केस कर दिए और केस करने के बाद केस जीत भी गए। पूरा दुनिया जान गया कि एगो पतला-दुबला आदमी है कोई, जो इंग्लैंड की सरकार के ऊपर ही केस कर दिया है और खतरनाक केस किया है। अब वहाँ पर काले लोग भी जा सकते हैं। अब ठहरे बात, गांधी जी भी क्या काले लोग, ये काला कोट पहन के जिस दिन आए ना, बोला बैरिस्टर है बे, ऐसे ही थोड़ी पढ़ाई करके आए हैं इंग्लैंड से और इंग्लैंड के ऊपर ही केस करेंगे। सोचो, जिस समय में आज भी किसी को सोच होती है कि हम इंग्लैंड जाके घूरेंगे, गांधी जी वहाँ पे जाके पढ़ के आए हैं और सब गांधी जी को गरिया देता है। है ना? जिस समय में भी सोच है, अभी एआई के ज़माने में पैसा भरपूर है सभी के पास, लेकिन अभी भी सोच है कि हम जाएँगे इंग्लैंड घूम के आएँगे, वो उस समय में पढ़ के आए थे इंग्लैंड से। अफ्रीका में जाके केस लड़े थे, उसके बाद भारत में आए थे। ठीक है? अब बोल देता है कि मजबूरी का नाम महात्मा गांधी। हाँ, इनकी भी कुछ ना कुछ मजबूरी थी महात्मा गांधी की, इसलिए आज सुनते हैं, इसीलिए नोट पे नाम है। तुम्हारा कहाँ छपा है नाम? छपा है कहीं? किसी पॉलिटिशियंस का छपा है? विदाउट गांधी नो अदर को जान पाएगा, कोई नहीं जान पाएगा। ठीक है? आज गांधी जी का इतना नाम है कि विदेशों में जाते हो तो दूगो का नाम बहुत ज्यादा ही आएगा, बहुत ज्यादा। या तो आप कहाँ से आए हो, किसके देश से आए हो, गांधी जी के देश से आए हो, या तो आप मोदी जी के देश से आए हो। दूगो नाम आपको हमेशा मिलेगा। समझ में आया? अब वही बोल देगा, हम इरफान पठान के देश से आए हैं, ए बेटा आतंकवादी है ही। ठीक है, नवाज शरीफ के देश से आए हैं, पाकिस्तान से। बोलेगा आतंकवादी घोषित करके मार देगा। दूसरे देशों में। आ गया 10 को समझ में? ये क्वेश्चन कल फिर पूछेंगे, कल फिर पूछेंगे, मत याद करके आना। फिर हमरा निकलेगा डंडा, पीटेंगे खतरनाक, एकदम काला आदमी की तरह। ठीक है? इसीलिए 10 तो याद करके आना आप लोगों को। ग्रुप में छोड़ दे रहे, जितना सॉल्व होगा होगा। ठीक है? एआई से कोई नहीं करेगा, यहाँ पे तो एआई नहीं चलेगा। अभी जितना बताया आप लोग को याद हो जाना चाहिए। क्या बताइए? पुनर्जागरण, कोलोनिया, इसका वाणिज्यवाद, इसका टार्डीलास की संधि, इसका ब्रिटेन, इसका कपड़ा, इसका 7 साल का, इसका 7 साल, इसका 13, इसका ब्रिटेन। ठीक है? 10 को तो ऐसे ही याद हो गया। चलो, कल मिलते हैं। आप भी लोग से कल मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत। नहीं, अगले क्लास में मिलेंगे, आप लोग से कल काहे मिलेंगे? कल तो इंग्लिश है ना? आप लोग से अब मिलेंगे पॉलिटिकल वाले। पॉलिटिकल के वीडियो में एगो लड़का पूरा परेशान कर दिया है कि सर 3 चैप्टर का वीडियो बना के कब छोड़िए। लास्ट क्या पढ़ाए थे ना पॉलिटिकल साइंस में, ये नहीं पढ़ाए थे 3 चैप्टर पढ़ाए थे? नहीं, कि फर्स्ट चैप्टर पढ़ाए थे शायद। अरे जिसमें पूरा का पूरा दिया हुआ है किसके बारे में? फर्स्ट चैप्टर में क्या दिया हुआ है? हाँ, हाँ, कोल्ड वॉर वगैरह के बारे में है पूरा का पूरा। बोला सर 50 दिन बाकी है, तुम ही है? बोला 50 दिन बाकी है सर एग्जाम का, थोड़ा हमको बता दीजिए ना सर, प्लीज सर। ना, इंटरनेशनल रिलेशंस, आईआर, इंटरनेशनल रिलेशंस, उसके बारे में। तो बोला सर प्लीज बता दिए। बाबू, हम बता देंगे, आप वीडियो ये वाला देख लीजिएगा पूरा का पूरा, और वो भी वीडियो देख लीजिएगा, उसी के ऊपर एक वीडियो बना देंगे, आप देख लीजिएगा। ठीक है? टेंशन ना करिए, हम है ना, बता देंगे सारा। चलो, कल मिलते हैं।